नमस्कार। समझ में नहीं आ रहा कि आज आपका स्वागत करूं या आपको सच बताऊं। जिस तरह के हालात और पिछले 40 दिनों में हम लोगों ने जैसी परिस्थितियों को झेला है, आज हजारों लाखों लोगों ने हमारी, आपकी और इस देश के करोड़ों लोगों की कठिन साधना, श्रम, परिश्रम और त्याग को उस पर शराब उड़ेल दी। आज जब सुबह पौ फटते ही जो दृश्य देखने को पूरे भारत में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, वो एक बताता है कि हम किस तरह का समाज बन चुके हैं, हम किस तरह की सोसाइटी हैं और हमारे लिए कुछ चीज़ें कितनी आवश्यक हो गई हैं कि हम जान जोखिम में डालकर, पूरे देश को जोखिम में डालकर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे पूरी सोसाइटी को खतरा है। सरकारों का काम धंधा करना हो गया है। सरकारें अब बिजनेस करती हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सेहत ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। सरकारों का विषय अलग है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी आपकी जो जिम्मेदारी थी, उसका जिस तरह से घटिया नमूना आज सुबह से देखने को मिला शराब की दुकानों पर, वो निहायत ही शर्मनाक, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ और एक ऐसे समाज की तरफ हमें दिखाता है जो कबीलों में तब्दील हो गया हो, जो सिर्फ अपना देखता है। उसे नहीं पता कि जो वो करने जा रहा है दरअसल वो समाज के लिए कितना घातक है। मैं बार बार पिछले कई महीनों से बात कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस बेहद घातक और बहुत ही ताकतवर वायरस है। ये न तो व्यक्ति का कद देखता है, न पद देखता है और न ये ओहदा देखता है। ये एक इंसानी जिस्म की तलाश में घूम रहा एक खतरनाक वायरस है जो किसी को भी पकड़ सकता है। जब 40 दिनों से इस देश के 133 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता खुद को भारी मुसीबत में डालकर, सब कुछ त्याग करके, अपना सब कुछ न्यौछावर करके 40 दिनों से अपने घर के भीतर बंद है। लेकिन बहनों भाइयों, आज सरकार ने शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में खोल दी। नज़ारा आप सब ने देखा होगा, सोशल मीडिया, आपके मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न चैनल्स, इन सब पे आपने देखा होगा कि शराब के लिए लालायित भीड़ किस तरह से दुकानों पर टूट पड़ी, लंबी लाइनें लगीं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, शराब की लूट मच गई, लंबी लाइनें लगीं। ये वो लोग हैं कि शायद अगर इनको कोरोना वायरस का टीका लगाने के लिए बुलाया जाता तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते, जितनी बड़ी तादाद में ये दारू लेने के लिए आज इकट्ठे हो गए। हम वो बहुत से दृश्य आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों से घिन आती है, घृणा आती है। घृणा करनी चाहिए, समाज को ऐसे लोगों से घृणा करनी चाहिए जो इस तरह की घटिया हरकतों पे तल्लीन है। अब सवाल इस बात का है कि एक सरकार के दो मुंह कैसे हो सकते हैं। एक सरकार है जो ये कहती है कि वो कोरोना वायरस से लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, सब कुछ लगा दिया, 24 घंटे हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा रिसोर्स लगा दिया। लेकिन वही सरकार ये आदेश देती है कि जाओ शराब की दुकान खोलो और बेचो। नतीजा क्या हुआ? आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और अगर ईश्वर न करे कि ऐसा हो कि अगर उनमें से कुछ भी कोरोना वायरस पॉजिटिव रहे होंगे जो आज शराब खरीदने गए होंगे, तो आप यकीन मानिए कि हजारों लोगों को एक व्यक्ति ने कोरोना बांट दिया होगा। इनकी तादाद सोसाइटी में इतनी बढ़ गई होगी कि वो अपने घर में जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को भी संक्रमित करेंगे। लिहाजा आपके पति, आपके भाई, आपके बेटे, आपके फैमिली का कोई भी व्यक्ति आज अगर बाजार से दारू लेकर आया है तो उसको तत्काल आइसोलेशन में भेजिए, उसको अलग कमरे में कर दीजिए, उसको घर पे क्वारंटाइन में रखिए। उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है और उसको घर के से आप अलग रखिए। पता नहीं वो बाज़ार से क्या लेकर आया है और आपके बच्चों को आपको क्या बांट देगा। ये कड़वी हकीकत है। जब सारा प्राइवेट सेक्टर, सारा निजी सेक्टर अपना सब काम धाम बंद करके बैठा है, तो एक देश में दो तरह के कानून कैसे हो सकते हैं कि सरकार के लिए कुछ और कानून है, आम निजी उद्योग धंधों के लिए कुछ और कानून है। सरकार को पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने शराब बेचवानी शुरू कर दी। अब आम आदमी क्या करे? जिसके पास निजी उद्योग धंधे हैं उनको भी दुकान खोलने की छूट दो और वो भी दुकान खोले और वो भी बेचे सामान। जब इस देश में कोरोना की लड़ाई को एक तमाशा, एक इंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया गया, तो आप यकीन मानिए कि हम कोरोना की लड़ाई उतनी गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं जितनी कि हमसे अपेक्षित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के कारण हम कोरोना से लड़ने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक। और ये नाटक पिछले दिनों से आपको माइग्रेशन जो लाखों करोड़ों की तादाद में मजदूरों का हुआ, उसके बाद बाज़ारों में सुबह क्या होता है, रास्तों में क्या होता है, ये सब आपने बेहतर पता है।
आगरा और मेरठ दो ऐसे जनपद हैं जहां ठेले पर सब्जी बेचने वाले कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए हैं, जो मोहल्ले मोहल्ले घूम के सब्जियां बांट रहे हैं। नियम ये था कि आपको होम डिलीवरी मिलनी चाहिए थी, पर यह काम अफसरों ने नहीं किया। तो ये शराब बांटने का ख्याल कैसे आया और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, हमें उनका नाम खुल के लेना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा और पूरे देश का मामला है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति को होगा, वो समाज को होगा। तो आबकारी मंत्री हैं रामनरेश अग्निहोत्री, और प्रमुख सचिव आबकारी हैं संजय भूसरेड्डी, और आबकारी आयुक्त हैं पी गुरु प्रसाद। ये 3 लोग का नाम आप याद रखिएगा और भविष्य में इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी। रामनरेश अग्निहोत्री, संजय भूसरेड्डी और पी गुरु प्रसाद, ये 3 वो नाम हैं जो आबकारी विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ तो इन 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इनके खिलाफ व्यापक और बड़े पैमाने पर जांच भी होनी चाहिए कि इन्होंने क्यों आदेश दिया कि इस तरह की शराब की दुकानें खुलें। 40 दिनों की मेहनत पर आपने पानी फेरने की कोशिश की, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? निजी क्षेत्र में लोग अपना अरबों खरबों रुपया त्याग करके, अपने काम धंधा बंद करके घरों में बैठे हैं और आप ये तमाशा कराएंगे, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या आपको प्रशासनिक पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई गई थी कि आप आकर समाज में इस प्रकार का कार्य करें? तो ये एक ऐसा काम है जिसको लेकर सिर्फ मैं ही नहीं, अब तो पुलिस डिपार्टमेंट भी ये बात करने लगा है। लखनऊ पुलिस के एक बड़े अफसर ने सार्वजनिक फोरम पर यह बात कही है, ट्विटर पर लिखा है कि 40 दिनों की मेहनत आबकारी विभाग ने फेल कर दी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कोरोना फैला तो किसके ऊपर कार्रवाई होगी? ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रूस में आज दूसरे दिन लगातार 10,000 से ज़्यादा मामले पाए गए। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास मरीज अब तक रूस में पाए जा चुके हैं। अमेरिका में हालात बहुत ख़राब हैं। यूरोप में स्थिति संभली है, लेकिन मरने वालों की संख्या यूरोप में लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान में भी वही हालात हैं। भारत में हम 43,000 के ऊपर पहुँच चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पर उलझे हुए हैं। लिहाजा हमको इस मुद्दे पर फोकस करना है कि हमने कोरोना से लड़ना है। और मजदूरों का भी मुद्दा आ जाया है। मैं चाहता हूं पहले ये कुछ बयान आप सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रेस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें। प्रदेश में व्यापक संख्या में कामगार और श्रमिक वापस आ रहे हैं। ऐसे में हर जनपद में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी विशेष सचिव स्तर के हर जनपद में भेजने का निर्देश दिया है। मंडल में कम से कम 1 ट्रेन जरूर आ जाए, यानी लगभग 18 से 20 ट्रेन मिनिमम जो है प्रतिदिन आ जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी फॉर्मर आईएएस अफसर हैं, कन्हैया लाल मौर्य जी दारू विक्रेता संघ के वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, एचओडी हैं केजीएमयू में, पवन कुमार जी भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी हैं, और बीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई हरीश जी, आज दारू की बिक्री से कितना पैसा आया? धन्यवाद, आपका स्वागत है। नहीं ब्रजेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज बहस आयोजित की है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये कोई सरकार ने कोई शराब की दुकान नहीं खोली। सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसमें सभी तरह की दुकानें खोली गई और उद्योग और जो
उनको भी चलाने का आदेश सरकार ने दिया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये इन नॉर्म्स का पालन करते हुए वो कोई भी दुकान हो उसको उस पे लोगों को उसी का पालन करते हुए प्रोटोकॉल के तहत ही सारे काम का दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है। ये बात बहुत खेदजनक है, जैसी शराब की दुकानों पे लंबी लाइनों की बातें आई देश भर में तमाम जगहों से, तो ये बहुत ही खेदजनक है। और स्थानीय जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्थानीय प्रशासन को इस बात के भी अधिकार है कि 40 दिन से तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले ले। और एक बात और मैं अपनी एक दो बात और कहता हूँ उसके बाद जी 40 दिन से उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग अपने को बंधक बना के घर पे पड़े हुए हैं, इस उम्मीद में कि देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है हमें घरों पे रहना है, कोरोना को हराना है। आप थोड़े से पैसे कमाने के लिए या सरकार पैसे कमाने के लिए क्या सारे अभियान पे, सारे कोरोना की लड़ाई पर आप यूं पानी फेर देंगे? जो कुछ हुआ उसका आपकी पार्टी सपोर्ट करती है क्या? जो कुछ भी चल रहा है, जो आज दिखा, मैं हैरान हूं। एक समाज के तौर पे मैं भी अपने को उतना ही कसूरवार पाता हूं। नहीं देखिए, मैं आपको विनम्रतापूर्वक आपसे ये बात रखना चाहूँगा कि देखिए ये कोई एंटीसिपेट करके कि इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है इस तरह का कोई निर्णय नहीं, या पैसा कमाने की दृष्टि से ऐसा भी निर्णय नहीं, एक सहज प्रक्रिया में सरकार ये निर्णय लिया गया होगा। ये बात अवश्य बहुत खेदजनक है कि इस तरह का जो शराब की दुकानों पे लाइनें दिखी, ये बेहद हरीश जी आपने कहा कि एंटीसिपेशन नहीं है, लेकिन पर मेरा दृष्टिकोण अलग है। सरकारों का काम हम पर हुकूमत करना नहीं होता, हमें फैसिलिटेट करना होता है। जन कल्याण के लिए कोई सरकार होती है। मैं आपको कोई भाषण नहीं पिला रहा हूँ, मैं केवल कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको। जब कोई पॉलिसी आप बनाते हैं या अपने घर पे भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि आपकी पत्नी पे, आपके बच्चों पे, आपके भाइयों पे, आपके बाकी परिवार पे आपके किसी फैसले का क्या असर होगा। एक बार आप पता तो करने की कोशिश करते हैं, तभी तो फैसले लेते हैं ना। यहाँ अधिकारी और मंत्री कुछ भी फैसले कराए दे रहे हैं, आप उनको कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी नहीं करते हैं। हम सवाल पूछें तो आप कहेंगे कि साहब सवाल क्यों पूछा। नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी विचार हुआ होगा, और ये बात सही है कि कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था जिस तरह की परिस्थिति आई, और जो हर जनपदों के स्थानीय प्रशासन उस पर मुझे लगता है निर्णय भी ले रहे होंगे या ले लिए होंगे। लेकिन सरकार की मंशा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के एकदम स्पष्ट है कि सरकार ने लोगों को फैसिलिटेट गैर जिम्मेदारी के 3 उदाहरण देता हूं में कहीं किसी तरह की कमी कोताही नहीं रखी है। और इसको आज हर माइग्रेशन की क्या हालत हुई मजदूरों की पूरे देश ने देखा। हरीश जी 1 मिनट। दूसरा, आपने कहा होम डिलीवरी करेंगे, आपने कोई होम डिलीवरी नहीं की। बाजारों में सुबह अभी भी क्या हालत है आपको मैं 10 बार वो विजुअल्स दिखा चुका हूँ। तीसरा घटनाक्रम आ जाइए, आपकी सरकार का एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपने मन से आदेश दे देता है। नज़ारा क्या हुआ, भीड़ सड़कों पर टूट पड़ी थी लॉकडाउन 1.0 के दौरान, आपको याद होगा क्या हालात हुए थे। आज आप कल आदेश जारी करते हैं कि शराब की दुकानें खोल दिया जाएं, खुल गई। आज क्या हुआ सबने देखा। तो भाई कौन अधिकारी हैं जो आपसे इस तरह के फैसले करा देते हैं। जनता अधिकारियों को नहीं चुनती है, ब्यूरोक्रेट वोट मांगने नहीं जाता है। ही इज नॉट योर स्टार कैंपेनर। और ब्यूरोक्रेट की पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले कि कोई आईएएस अफसर आपको डिक्टेट करेगा और आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे। वोट आपको आपकी नीति के हिसाब से मिला है ना। अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि साहब फला आईएएस अधिकारी ने करा दिया है। इट्स योर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको फेस करना है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, ये एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैंने इस लॉकडाउन के तहत ये देखा कि आदिवासी क्षेत्र के लोग भी दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सामान ले रहे हैं, या जहाँ पे अनाज का वितरण हो रहा, राशन का वितरण हो रहा,
लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग या इस तरह से व्यवहार करेंगे? अच्छा, ये जो आपने करे भी कल्पना समाज की करे, होगी क्या? आप गलती जिस करें तरह से आप शराब स्वीकार की नहीं दुकानों पे करेंगे, लाइनें लगी। आपके अधिकारी तो गलती ये करें आपने स्वीकार मैंने नहीं इसीलिए करेंगे। कहा। और अगर गलती हुई है नहीं, तो एफआईआर और क्यों नहीं हुई? आप मुझे एक चीज, एफआईआर क्यों नहीं हुई? हाँ, एफआईआर करिए, जेल भेज दीजिए। देखिए, सिंपल, आप तो करते ही हैं। वो प्रशासन अपने स्तर पे उसकी नहीं कर रहा हरीश जी ना, स्तर पे नहीं कर रहा, कार्रवाई कर रहा मैं होगा। चुनौती दे रहा हूँ, अगर नहीं, संजय भूसरेड्डी देखिए, के खिलाफ एफआईआर ऐसा हुई हो नहीं तो है। बताइए, विजय जी, पी आप गुरु तमाम प्रसाद पर सारे एफआईआर मुद्दों हुई कि नहीं हुई? आप तमाम ये सारे दुकान मुद्दों किसने पे खुलवाई? सवाल हरीश जी, खड़े दुकान करते किसने हैं खुलवाई? और दुकान किसके आदेश पे खुली? आप तमाम सारे संजय मुद्दों पे भूसरेड्डी सवाल के खड़े आदेश पे करते हैं, खुली। सरकार हरीश जी, उस one पे minute। एक्शन करती है, हरीश जी, उनके मैं आपका बड़ा चीजों में सम्मान करता हूँ, संज्ञान मेरी में एक बात लेती सुन लें है। आप। एक बात सुनिए, और- मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, एक मिनट सुन लें हाँ। मुझे। दुकानें किसके आदेश पे खुली? प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी। खुलवाई किसने? पी गुरु प्रसाद आबकारी आयुक्त। आज जितना भी लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ और बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, दारू बेचने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर क्यों नहीं की गई, और जो वहां सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब एक फैक्ट्री में कोई कोरोना वायरस का मरीज मिला तो आपने उसके सीईओ पर 10 एफआईआर की। आज पी गुरु प्रसाद या संजय भूसरेड्डी पर एफआईआर क्यों नहीं होगी? राम नरेश अग्निहोत्री पर केस क्यों नहीं होगा? कोई जवाब है आपके पास? बस 23 करोड़ लोग साहब लॉकडाउन में नहीं, फंसे, देखिए, आपको तमाशा सूझ रहा है। सभी विषयों पर सरकार निर्णय लेती है। जो भी कहीं कोई गलत हुआ उस पर सरकार जरा भी निर्णय लेने में संकोच नहीं करती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, क्या लॉकडाउन में ही देश रहेगा तभी लोग समझेंगे? इतने दिन में लॉकडाउन में लोगों के समझ में नहीं आया कि आखिर इसका केवल दो ही उपाय है, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क। तो आपसे नहीं दो हो ही पा रहा उपाय क्या? है कोरोना वायरस से बचने आपसे के नहीं लिए। संभल रही चीजें। ये जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं तो आपसे जो नहीं संभल रहा बिल्कुल क्या? निरक्षर हैं, उनको चुना भी इस आपको बात गया का था पता ना? है। लेकिन All अगर right, हम मैं सुरेंद्र एक राजपूत को जिम्मेदार invite नागरिक करता हूं के डिबेट नाते में। All इसको right। नहीं समझना चाहते। सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज का नज़ारा आपने भी देखा होगा, बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्टदायी। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, शायद इसीलिए मैं हरीश जी तो मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, इनको ही बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। शायद आज मैंने इनसे बड़ी कड़वी बातें की क्योंकि मेरा मन दुखी है अंदर से। आज का जो दृश्य है वो देख के मैं बड़ा विचलित हूँ, क्योंकि 40 दिन से इस देश ने बहुत कुछ खोया है, इस देश ने बहुत तकलीफ सही है, बहुत त्याग सहा है, बहुत ही कठिनाई सही है। 2-2 हज़ार किलोमीटर की लोग पैदल यात्रा करके अपने घरों में पहुँचे हैं, उनके तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं। और आप साहब सिर्फ दारू की दुकान खुलवाने के लिए आपने 40 दिन की मेहनत पर शराब उड़ेल दी। ब्रजेश भाई, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपना सारा समय भी आपको दे देना चाहिए। सच बात यह है कि आपने कोई कड़वी बात नहीं बोली, आपने समाज के हित की बात बोली है। और यही बात अगर कोई कांग्रेस का पक्ष का बोलता तो हरीश जी कहते राजनीति कर रहे हैं। और एक चीज मैं हरीश जी से सविनय कहना चाहता हूं, हम लोगों के बड़े भाई हैं, कि आप एक एंटीसिपेट और एक दो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को कहीं पर भी आप कटघरे में खड़ा होने से बचा नहीं सकते हैं। अगर ताली नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी तो गाली भी नरेंद्र मोदी जी को भी मिलेगी, जो उनके लिए अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो। अगर काम का एप्रिसिएशन आदरणीय योगी जी का होगा तो आलोचना भी योगी जी की होगी। भूसरेड्डी की आलोचना क्यों होगी? क्यों गुरु प्रसाद की आलोचना होगी? जब ये निर्णय ही सारे के सारे राजनीतिक लेवल पे लिए जा रहे हैं कि भाषण कब होगा, राशन कब होगा, लॉकडाउन कब होगा, जब ये डीएम नहीं तय कर रहा है, आदरणीय सीएम और आदरणीय पीएम तय कर रहे हैं, तो ये शराब की दुकानों के जो निर्णय अगर सही है तो भी उनके जिम्मे में जाएंगे, और जो गलत है तो भी उनके ही जिम्मे में जाएंगे। हम लोग कान नेसेसरी धोबी से जीत ना पाओ, गधों के कानों में ठो, ये तो चल नहीं पाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि ये एक राजनीतिक निर्णय है, और इस राजनीतिक निर्णय का पूरा की पूरी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी को लेनी पड़ेगी, आदरणीय योगी जी को लेनी पड़ेगी, और बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को लेनी पड़ेगी जिस जिसके राज्य में हुई है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे अन्य दलों का हो। ये तो बहुत स्पष्ट बात है। राजस्थान में भी तो ऐसे दृश्य आए ना, कांग्रेस के राज्यों में। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में भी आपने वही किया ना। मैंने तो आपसे एक मिनट, अरे भाई, मैंने तो ब्रजेश जी, मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया
कि मैंने तो साफ कहा कि किसी की सरकार हो, काहे को राजस्थान की बात कर रहे हैं? राजस्थान में भी आए होंगे, छत्तीसगढ़ में भी आए होंगे, क्यों नहीं आए हैं? सब जगह आए। छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा मैनेजमेंट रहा, राजस्थान में दृश्य आए, कम आए। अच्छा, सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में नहीं खुली, तो हम तो एक बहुत कांग्रेस स्पष्ट कमेटी मजदूरों के आने का पैसा अपनी तरफ से देगी, सर, पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने तो अभी 1 रुपया नहीं दिया। जी दिया हो तो दिखा दीजिए सर। हाँ बिल्कुल नहीं, रुपया नहीं दिया, वो बहुत स्पष्ट रूप से आज आदरणीय लल्लू जी ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन करके पूछा है कि यहां पर जो भी मजदूर यहां से जाने हैं हमारे, उनका पैसा हम देंगे, आप हमें बताइए कितना। जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार के चीफ सेक्रेटरी को अभी तक यूपीसीसी ने यह काम क्यों नहीं किया? हाँ, तो ये ढिलाई है आपकी। आप केवल टीवी पे, सोशल मीडिया पे मुद्दा गर्म कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप 1 करोड़ का चेक चीफ सेक्रेटरी को सौंप आइए, कुछ पैसे ही मिल जाएगा इस बहाने सरकार को। नहीं, एक बात बताएं, क्यों पैसा दे दे सरकार को बगैर मतलब के? हम तो मजदूरों के लिए 1 करोड़ देना होगा 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देना होगा 10 करोड़ देंगे। अगर रेलवे और नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी निकम्मी, इतनी भ्रष्ट और इतनी असक्षम होगी कि अपने मजदूरों को अपने घर में नहीं ला पाएगी, तो हम सारा खर्चा उठाएंगे, वो भले ही 100 करोड़ का हो। इस तरीके की निर्लज्ज सरकार अगर वो पैसा नहीं देगी तो हम देंगे, पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, और आदरणीय लल्लू जी की तरफ से कह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कह रहा हूं, कांग्रेस का नुमाइंदा होकर के कह रहा हूं, और सीना ठोक के कह रहा हूं, ब्रजेश जी पूरा देंगे पैसा हम। लेकिन यहां पर शराब का मुद्दा था, उस शराब के मुद्दे पर आपको कहीं ना कहीं यहां के राजनीतिक नेतृत्व को नेल आउट करना होगा, भूसे रेड्डी को और ये गुरु प्रसाद को कह करके आप यहां के राजनीतिक नेतृत्व को नहीं बचा सकते हैं। मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं कि आप योगी को बचाना चाह रहे हैं। ऑल राइट, ओके। कन्हैया लाल मौर्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये शराब विक्रेता। जवाब दे दूं जरा। ओके हरीश जी, गो अहेड। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत सिर्फ शब्दों में, जिस सिर्फ शब्दों में प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए बात कह रहे थे, मुझे लगता है उनको, उन जैसे प्रवक्ता को ये शोभा नहीं देता। और जहां तक मजदूरों की किराए की बात है, आज ही ट्विटर पर मैं हमने तो सिर्फ एक मुहावरे में किया, हम बहुत सम्मान करते हैं, जिसमें हम बहुत सम्मान करते हैं। हमने तो एक मुहावरे के रूप में किया है कि ताली अगर आपको मिलेगी तो गाली भी आपको मिलेगी। इन मुहावरों को लेकर के हरीश जी, मेरे ख्याल से ऐसी बात न करें। मजदूरों को वहां प्रशासन ने ले जाके जंगल में छोड़ दिया। तो सोनिया जी पहले छत्तीसगढ़ की सरकार को कहती है जंगल में नहीं, आप अपने यहाँ की बात कर लीजिए। आप रेलवे का पैसा खा रहे हैं, आप रेलवे को आप नहीं देना चाहते हैं, आप सारा का सारा मजदूरों से पैसा लेना चाहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर भी बोलना चाहते हैं। आप लोगों की तो स्थिति बड़ी शर्मनाक है। पीएम केयर फंड का पैसा का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सारा का सारा पैसा अपनी जेब में रखना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं मजदूर पैसा दे। शर्म नहीं आती आपको? दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। इन राजनीतिक लड़ाई में शर्म नहीं आती आपको? आदरणीय मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपया राजनीति करेंगे। ओके, 1 सेकंड शांत हो जाएं, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। ऑल राइट, कन्हैया लाल मौर्य जी मेरे साथ। बिल्कुल राजनीति करेंगे हम इस मुद्दे पर, क्यों नहीं करेंगे? गरीब को ओके, आई नोटेड। भाई सुरेंद्र जी, मैंने आपकी बात नोट कर ली, कृपया थोड़ा सा सहयोग करिए ना। ओके, ऑल राइट, और पूरी जिम्मेवारी से ओके, ऑल राइट। कन्हैया लाल जी, पैसे कमाने के लिए आप क्या पूरे समाज को, प्रदेश को, देश को भट्ठे में झोंक देंगे? कितना पैसा आपको चाहिए भाई, कि आपको समाज की चिंता नहीं? दारू की दुकान खोलने के लिए सुबह से चाबी लेके खड़े हो, आप क्या चाहते हो देश में? ऐसा हम लोग सरकार के जो निर्देशानुसार वही काम कर रहे हैं। हमने कोई विरोध करो ना, आपके भी तो बच्चे हैं। मन से कोई दुकान नहीं खोली, हमको जो गाइडलाइन मिली है उस हिसाब से हमने दुकान खोली। दुकानें हमारी भी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की, सरकार की, प्रदेश सरकार की दुकानें हैं। 27,000 दुकानें प्रदेश में आज शराब की दुकानें चल रही हैं, और 5 लाख लोग उससे जुड़े हुए, उनका रोटी रोजी चल रही उसी से। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई हम जिसने से भाई करोड़ों पर डे का नुकसान कर रहे हैं, रोजी रोटी सिर्फ शराब के धंधे के लोगों की है, शराब के बाकी लोग क्या चूल्हे भाड़ में जाएं? नहीं, शराब धंधे नहीं, हम लोग भी दुकानों ने खोला, सोशल डिस्टेंस लेके सरकार की अनुमति से खोला, जो हम लोग को पालन किया गया, जो लोग को हम लोग को गाइडलाइन दी गई, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने दुकानें खोली। और ये भी नहीं कि हम लोगों ने दुकानें अपने मन से खोल दी। तो आज सरकार ने कितने पैसे कमा लिए होंगे? 40 दिन हम लोगों ने दुकानें बंद की। पैसे कमा लिए होंगे? सरकार ने पैसे पाए 100 करोड़ 78 करोड़
करोड़ से लेके 78 लाख से लेके 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ के लिए प्रदेश को कहां पहुंचा दिया। अगर इनमें से 10-20 भी कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे तो पता है उसकी कितनी बड़ी कीमत है। अभी डॉक्टर सूर्यकांत आपको इसका फाइनेंशियल असेसमेंट भी करके बताएंगे, बड़े काबिल डॉक्टर हैं जी जी। और कोरोना के मास्टर हैं यूपी में। अभी सब आपको बताएंगे कि ये 100 करोड़ आपके ऊपर कैसे भारी पड़ेंगे। अब हम लोग भी सर जो है दुकानों चला रहे हैं, दुकान को खोल रहे हैं, ओके। हम लोग गुड नाइट उसके गाइडलाइन के अनुसार खोल रहे हैं। ऑल राइट, फार्मर IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और पवन कुमार जी भी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सूर्य प्रताप जी बहुत शुक्रिया आपका। आज के दृश्य जो मैंने देखे वो बड़े ही मुझे विचलित करते हैं और ये दिखाते हैं कि 40 दिन से साहब हम सब तो सरकार के सब नियमों का पालन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। ताली कहा तो ताली बजाई, घंटा कहा घंटा बजाया, जो कहा दिया जला दिया, साहब सब काम कर रहे हैं, साहब सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। पर ये शराब पीने वालों पर ये अतिरिक्त मेहरबानी क्यों? देखिए, इसको आप शराब के रूप में ना लें। ये शराब की दुकान का इशू नहीं है, ये इशू है सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन की। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और संक्रमण बढ़ेगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। और दुकानें खुली, ग्रोसरी की खुली, शराब की खुली या किसी और की खुली, वो मुद्दा अलग है। ये शराबबंदी का इशू नहीं है, ये इशू है कि आपने कोई भी व्यवसाय खोला तो आपने ये तैयारी क्यों नहीं की कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, क्यों नहीं एंटिसिपेट किया कि भीड़ आएगी। ये मुद्दा है, ये सरकार की फेलियर है। इसको प्रशासनिक फेलियर मत कहिए। निर्णय कोई ये भूस रेड्डी साहब का थोड़ा ही है, ये गुरु प्रसाद का निर्णय थोड़ा ही है, ये जिलाधिकारी का निर्णय थोड़ा ही है, ये तो सरकार का निर्णय है। भारत सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई, भारत सरकार की गाइडलाइंस को अक्षर से पालन कर रही है राज्य, और उसमें भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये गाइडलाइंस में है कि सरकार की दुकान, ये शराब की दुकान खुलेंगी और सरकार शराब की दुकान खुली। सरकार का दायित्व था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो सरकार नहीं कर पाई, इसमें सरकार असफल रही, इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, इसमें दो तरह से इसको लीजिए। प्रशासन जो 40 दिन से लगा था वो निराश हुआ है, और जो लोग 23 करोड़ 21 करोड़ लोग हैं जो घर में लॉकडाउन में 40 दिन से बंद थे, उनके सैक्रिफाइस को तिलांजलि दी गई। इस तरह से देखिए आप। और हम नहीं कहते कि हम नहीं कह रहे कि लॉकडाउन अनिश्चित काल तक चलेगा। लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल खुलेगा। लॉकडाउन की जो अवधि है वो तैयारी के लिए है कि आप टेस्टिंग की तैयारी कर लें, इक्विपमेंट की तैयारी कर लें, और ये ताकि साइकिल रुका रहे। आज नहीं तो कल खुलेगा लॉकडाउन और धीरे धीरे खुलेगा लॉकडाउन। लेकिन खुलने का मतलब क्या है कि आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिससे संक्रमण ना फैले, मास्क पहने। अगर उत्तर प्रदेश में ये कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ तो हम अकाउंटेबल किसको बनाएं फिर? सरकार को। सरकार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ना, आप अधिकारी को थोड़ी जिम्मेदार ठहरा देंगे। सर, आप अपने दोस्तों का क्यों बचाव कर रहे हो? उन्होंने ही तो सलाह दिया होगा ना। आदेश किसका है? मेरे पास जो आदेश है वो संजय भूस रेड्डी का और पी गुरु प्रसाद का है सर। अरे मुख्यमंत्री जी मना आप करते हैं अपने कि कोई दोस्तों को दुकान क्यों नहीं बचाना खुलेगी, चाहते हो सर? आदेश उनका भी तो कैंसिल हो नाम लो। जाएंगे। वही दोनों आज मना मास्क करते लगा हैं। के घूम रहे थे पूरे लखनऊ में। नहीं, देखिए, उनके खिलाफ ये FIR क्यों ना हो? भारत सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है, और उत्तर प्रदेश सरकार में जो राजनीतिक नेतृत्व है हाईएस्ट लेवल का, उसका निर्णय है दुकान खोलने का। 26,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 100 करोड़ पर डे का रेवेन्यू आता सर है। अच्छा काम होता है तो आप लोग छपवाते हैं खजाना खाली है। अपनी तारीफों में छपता है कि कोई साहब सैनिटाइजर का भागीरथी हो गया है, कोई क्या हो गया है, तो क्या हो गया है। अब एक विपदा आ गई तो कैसे अफसर लोग बच के निकल रहे हैं। देखिए सर, आप तो उनको बचा रहे हो। नहीं, बचा नहीं रहा हूं मैं। अगर वो आपके निर्देशों का, राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। अगर पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा पा रही है, करिए सर मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर यही काम किसी प्राइवेट कंपनी के धंधे में हुआ होता, आज उसके CEO पर FIR हुई होती या नहीं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का दायित्व स्थानीय प्रशासन का है, ओके सर। आबकारी आयुक्त का थोड़ा ही है। ओके, प्रमुख सचिव का भी नहीं होगा तो फिर CEO पर आप FIR क्यों कर लेते हो सर? गृह सचिव का है। नहीं तो उनका क्यों नहीं है सर? आदेश तो उन्हीं ने दिया था। ये जो आदेश तो कन्हैया लाल जी ने दुकान खोली, सरकार के कन्हैया लाल जी निर्णय को किसके कहने पे communicate दुकान खोली भाई? कन्हैया लाल तो मंत्री पर जी किसके कहने पे दुकान खोली? निर्णय भारत सरकार का निर्णय है। नहीं, एक सेकंड, कन्हैया लाल जी किसके कहने पे दुकान हम खोली? लोग तो सरकार के निर्णय पे सरकार में किस विभाग ने कहा आपसे? आबकारी विभाग। ओके, आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव कौन है? सूर्य प्रताप जी। उसका मतलब नहीं है
ये निर्णय आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव का नहीं है, आबकारी विभाग की ये सरकार निर्णय मंत्री जी का है, मुख्यमंत्री का है। ये आबकारी विभाग किसके अंडर में, योगी जी के अंडर में? नहीं, उसका एक इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर है राम नरेश अग्निहोत्री, मैंने तो उनका नाम पहले ही लिया। नरेंद्र मोदी जी का केंद्र का सरकार का फैसला है या नहीं? पवन कुमार जी, ओके सर। जो ये योगी जी का फैसला है या एक नहीं? मिनट भाई, सुरेंद्र जी, आप बार-बार नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को यू आर ए क्यों वेरी बचाना चाह रहे हैं? रिस्पांसिबल एंड सिंसियर स्पोक्स पर्सन। क्यों बचाना चाह रहे अभी हैं? पहले राउंड में आप सबको कह लेने दीजिए, responsible आपका आदमियों को ओपन क्यों नहीं फोरम है, वो आप allow अपनी करना बात चाह कह रहे लेना, हैं? मैं आज आपका की मुंह डेट नहीं में बंद जो किया ना। तालियां बज रही हैं, जो लगातार लॉकडाउन के फायदे गिनाए जा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र अरे तो मोदी जी के मेरा नेतृत्व गला में, दबाने क्यों तो दौड़ आज रहे हो? की एक डेट में सेकंड जो रुक तो शराब की जाओ, फेलोरिटी है, एक वो एक उनके करके सबको नेतृत्व अपनी में बात क्यों तो रख नहीं है? लेने दो। इतना उद्वेलित क्यों है भाई सुरेंद्र जी? मैं सबको समय दूंगा, मैं तो आप जो समय मांगोगे आप बोल नहीं लेना, सर, बिल्कुल मैं कोई आप टेप गुरु नहीं प्रसाद लगाऊंगा, और भूसरेड्डी को पर नाम कृपया लेकर सहयोग के तो करें योगी जी आप। और मोदी जी को बचाना कृपया चाह रहे हैं, सहयोग। सर। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं तो ट्रंप को भी ना बचाऊं। ओके यस, ऑलराइट, मेरे साथ पवन आप कुमार। लीजिए अपने मुंह से Alright, नाम, आप just कहिए wait, नरेंद्र just मोदी wait। जिम्मेवार है। आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हम विस्तार आप से बात कहिए करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं सर। अरे हम तो ट्रंप को भी जिम्मेवार मान रहे हैं, चाइना को भी मान रहे हैं। ओके ऑलराइट, पवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय योगी जी को मजदूर कहिए संघ आप के जिम्मेवार जनरल हैं, सेक्रेटरी हैं। इतना कह दीजिए। ओके पवन कुमार जी, मेरी उम्र तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सब लोगों ने तो बहुत चीज़ें देखी होंगी लाइफ में। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा माइग्रेशन, महापलायन मजदूरों का अपने जीवन में नहीं देखा, और जिस तरह की त्रासदी और जिस तरह की कथाएं और उनकी महागाथाएं हैं, ये बड़ा ही तकलीफ देती हैं और बड़ा ही दुख का कारण बनती हैं। उसी दुख में ये बातें भी सामने आती हैं कि साहब उनके पास पैसे भी नहीं हैं और आप उनसे ट्रेन में बैठाने के पैसे भी वसूल रहे हो। जी हेलो, मैं सुन रहा हूँ, प्लीज गो। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं ना? जी मैं सुन क्या रहा हूँ, आप है, बोलिए। जी। वास्तव में केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, केंद्र की प्रशासनिक अधिकारी, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने पर लगे हैं, राजनेता अपनी राजनीति करने में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि सरकार ने जल्दीबाजी में आज ठेके खुलवा दिए, उसका एक दुष्परिणाम समाज में आया। पहला जो संक्रमण हुआ उसका एक कारण विशेष था, वो आप सब जानते हैं। दूसरा संक्रमण का कारण ये बेवड़े होंगे, किंतु इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो रेलवे का मामला है, केंद्र सरकार ने कहा कि 85% हम वहन करेंगे, 15% राज्य सरकारें वहन करें। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र से कहा है कि पूरा पैसा ये केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। किंतु एक दूसरी समस्या भी ब्रजेश जी हम आज देश भर में देख रहे हैं, वो क्या है, जब ये मजदूर गांव जा रहे हैं तो मजदूरों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा स्थानीय लोगों के द्वारा। इसलिए इनको क्वारंटाइन करने की अगर ठीक से व्यवस्था नहीं होगी राज्य सरकारों द्वारा, तो इनका ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक तीसरी बात मुझे कहना है, सरकार जो बड़ा रोजगार देने वाले उद्योग है, बीड़ी उद्योग है, प्लांटेशन उद्योग है, फिशरी उद्योग है, भवन निर्माण का उद्योग है, ऐसे उद्योगों में काम चालू करवाए बजाय ठेके चालू करवाने के। अगर उनमें काम चालू करवाएंगे तो मजदूर को काम मिलेगा, उसका माइग्रेशन नहीं होगा, उसका ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा उसको। इस प्रकार की चिंताएं सरकार करेगी नहीं। सरकार जो है ना एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालेंगे, राजनेता एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, भुगत तो मजदूर रहे ना, तमाशा देखते मैंने कहा ना, मैंने तो अपने जीवन में इस तरह का महापलायन नहीं देखा। हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। सर वही तो मैं कह रहा, सर हमने भी नहीं देखा जी। ऑलराइट सर, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, जो ही इज कोरोना मास्टर इन उत्तर प्रदेश का। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सूर्यकांत। तो पिछले दिनों हमने आपको बड़ा मिस किया, आप उपलब्ध नहीं थे। जी जी जी। 100 करोड़ कमा लिए हैं, तो पीछे से नुकसान कितना हुआ होगा? देखिए ऐसा है कि मुझे तो 2 दशकों से ये बड़ा ताज्जुब होता है कि एक जो आबकारी विभाग है उसी का एक सब पार्ट है मद्य निषेध विभाग। माने वो सिंगल डिपार्टमेंट है जो प्रमोट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अब ये कैसे सामंजस्य बैठता होगा आबकारी विभाग ही जाने, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ब्रजेश जी, 1 हफ्ता पहले किसी एक संस्था ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव मेरे पास लाया, क्योंकि मैं एंटी टोबैको और डी एडिक्शन में भी काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत इस समय लॉकडाउन है,
तो 1 घंटे का फेसबुक लाइव आप दे दीजिए कि लॉकडाउन का उपयोग डी एडिक्शन में कैसे करें। और मैंने 1 घंटे का समय रखा था, लेकिन इंटरेक्शन और ये सब इतना अच्छा हुआ कि वो 2 घंटे तक कार्यक्रम चला। तो मैं सोच रहा था कि आगे आने वाले 2 हफ्ते में मैं अपना ये कार्यक्रम और प्रमोट करूं कि लॉकडाउन एक एडवर्सिटी है और इसको डी एडिक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनाई जाए। अब कौन सा डी एडिक्शन सर? लेकिन आज के इस निर्णय से तो ये मेरा प्लान भी धराशायी हो गया और आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से सब व्यवस्थाएं आज जिस तरह के दृश्य देखने को मिले जी, तो मैं एक काल्पनिक दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि अगर उसमें से 2, 4, 10 भी कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे जी, तो ये कितने लोगों तक चला गया होगा? इसकी कोई ज्योमेट्री है? देखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर नहीं पालन होता है तो उसमें संक्रमण का जो गति है वो 200 गुना तक बढ़ जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 लोग भी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, 2000 को देंगे, फिर 2000, जी, 20,000 को देगा, 20,000 पे 2 लाख को देगा, टर्शरी कॉन्ट्रैक्ट, उनके फैमिली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया निर्णय है, जैसा हम लोग एक दूसरे पहले भी निर्णय सरकारों के उस पर हम लोग उंगली उठा चुके हैं। और ये अगर बात तो सही है कि भाई ये जिम्मेदारी तो शासन की भी है, प्रशासन की भी है, दोनों ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर शासन का निर्णय था तो प्रशासन को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है। नहीं, पुलिस वाले तो कह रहे हैं बेचारे कि 40 दिन की तो हमारी मेहनत पे आपने शराब उड़ेल दी जी, कह रहे हैं वो ओपनली ट्विटर पे लिख रहे हैं। जी जी, ये कोई ब्रजेश मिश्रा अकेले नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जिनके ऊपर सुरेंद्र राजपूत जी गुस्सा हो रहे हैं आज। नहीं। हाँ, बीजेपी को नहीं पकड़ पाए तो ब्रजेश मिश्रा से लिपट जाओ। बोलिए भाई। सर, मैं गुस्सा नहीं, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कहिए। अरे 1 सेकंड रुकेंगे मेरे दोस्त, आज सबका टाइम आप ले लेंगे। बोलिए डॉक्टर सूर्यकांत। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि क्या, चलिए आप सब्जी की दूसरी चीजों की होम डिलीवरी नहीं हो पाई, क्या शराब पीने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं, इनका ऑर्डर भी बड़ा आएगा, क्या इसकी होम डिलीवरी नहीं की जा सकती है? क्या इसी की होम डिलीवरी एक ट्रायल रन में 2-4 जिलों में कर लें, लखनऊ में ही कर लें। अगर ये सफल हो जाती है तो ये तो अगर ये रोज अभी तो दुकानें रोज खुलेंगी जी, तो अभी फिर हम लोग क्या करें? हम लोग तो डिबेट ही कर सकते हैं, सरकार को सलाह दे सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इट्स डेंजरस, यस, इट्स डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति एक दुकान पे पहुंच गया तो इसको कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, बीरेन जी स्वागत आपका। तो कितने पैसे कमाए आज सरकार ने दारू बेच के? देखिए, शराब तो बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत है, करीब 200 करोड़ 300 करोड़। अच्छा, मैंने भूसरेड्डी की बात क्या कर ली, सूर्य प्रताप जी तो लाल पीले हो गए मेरे ऊपर। बोलिए भाई। जो असली दोषी है, 1 सेकंड भाई, असली दोषी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं सूर्य प्रताप जी। बीरेन जी को कह तो लेने दें उनकी बात। बीरेन जी बोल रहे हैं, थोड़ा आज क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नाम लिया इसलिए बोला मैं। देखिए, आज करीब लगता है कि 200 से 300 करोड़ की शराब बिकी होगी उत्तर प्रदेश में, और करीब 30,000 करोड़ रुपया आता है शराब से उत्तर प्रदेश में एक साल में। तो बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत है। 25 से 30% का राजस्व शराब से उत्तर प्रदेश को मिलता है। इस तरह की बातें, आंकड़े हैं। लेकिन शराब पीने पे इतना हंगामा क्यों है? सरकार एक तरफ शराब पिलाती, दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग भी खोले है, जिसको ना पीना हो वहां संपर्क करो। अच्छा, शराब, भांग, गांजा सबका ठेका अलग अलग उठता है, जिसका जो शौक है वो पूरा करे। बीड़ी, पान, सिगरेट की दुकान बंद है, ये जरूर है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण हुई कि जनता ने और शराब पीने वालों ने 40 दिन शराब न पीकर यह जता दिया कि अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार ने शराब के ठोकों को खोलकर यह जता दिया कि अगर शराब नहीं पी जाएगी तो सरकार जरूर मर जाएगी, क्योंकि सरकार के सामने राजस्व का संकट है। पैसा आना चाहिए। मार्च का वेतन तो किसी तरह से दिया है, लेकिन अप्रैल में राजस्व बहुत ज्यादा घटा है हर तरफ से। अब इनके राजस्व में, इनके राज्य में करीब 10 करोड़ बता रहे थे कि इनकम टैक्स पेयर बढ़ गए थे, जीएसटी से कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कई लाख व्यापारी करोड़। अब वो सब पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, भगवान जाने। लेकिन आज एक सज्जन का सुझाव आया था कि जो लोग शराब के ठेके शराब खरीद रहे हैं, उनके हाथ पे, उंगली पे एक स्याही लगाई जाए कि जिससे वो भविष्य में कोई फ्री का खाना या राशन लेने ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर पैसा है से वो शराब खरीद सकते हैं तो अपने पैसे से ही राशन भी लें। ये बातें तमाम सारी आई हैं जी।
लेकिन आज इसी बीच ये जानकारी भी लोग कर लें कि आगरा ने 600 का आंकड़ा पार कर लिया है मरीजों में कोरोना के, और लखनऊ 225 हो गया है। तो ये सारी चिंता भी उसके साथ साथ चलनी चाहिए कि हमारे यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब शराब को लेकर तमाम सारी बातें कही गई हैं ब्रजेश जी। जी, तो आगरा ने भी तो शराब बेची ना। अगर 600 कोरोना पॉजिटिव है तो उन्होंने भी शराब बेच ली, कानपुर ने भी बेच लिया, शराब पीने लखनऊ ने वाले, भी बेच लिया। अगर शराब, मैं एक बात ये कह सकता हूँ, मैं शराब बेचने का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, आप कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करोगे या नहीं करोगे, या कोरोना बांटोगे। मेरा चिंता ये है, आपने शराब बेचनी है बेचो भाई, डिपार्टमेंट है, सरकार ने लाइसेंस दिया, बेचो। अच्छा, सब्जी मंडी में नहीं पालन हो पा रहा था, जब इस देश में भीड़ है हर जगह, और जब रात के 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आओ बिना शराब के, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अब बताइए। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं ना, ये तो मैं क्या बोलूँ। वैसे आज एक सज्जन ने कहा ये बात सोशल मीडिया पर, हाँ, कि शराब की दुकानों के साथ साथ सुनारों की भी दुकान खोलनी चाहिए ब्रजेश जी, क्योंकि जो गरीब आदमी है जब वो शराब पिएगा तो अपने बीवी के जेवर बेचने के लिए भी सुनार की दुकान पे जाएगा। जी जी, तो उसके लिए भी उसको चाहिए। तो वीरेंद्र जी एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, जरा कंक्लूड कर देते। देखिए, बहुत अमीर होती है ये शराब, बोतलें शराब की, कि पैसा चाहे जो लग जाए लेकिन गम सारा खरीद लेती हैं। तो शराब को बुरा न कहिए जी, मैखाने की इज्जत का सवाल है। अरे मैंने बुरा कहा? आज कई लोग पैनल में गुस्सा है मेरे से, देख नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं मेरी तरफ। मैखाने की इज्जत का सवाल है, उसके सामने से गुजरिए तो लड़खड़ा जरूर दीजिए कम से कम। ओके, तो क्योंकि ये सम्मान बहुत दिनों बाद मिला है। ओके जी। वैसे हमारे यहाँ शराब को अपराध कहा जाता है, बुरा माना जाता है, महिलाएं भी बुरा मानती हैं, लेकिन शराब के मामले में महिलाओं का भी दोहरा मापदंड है हमारे यहाँ जी। हमारे यहाँ अगर शाहरुख खान देवदास बनकर शराब पिए तो उनको ये कहा जाता है कि बड़ा रोमांटिक था, अगर अपना आदमी पिए तो बेवड़ा है। तो ये बड़ा दोहरा मापदंड है तमाम तरह का। जी कंक्लूड करें जी। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ के खत्म करता हूँ आज जी कि ये नहीं, ये मौके बहुत कम आते हैं। तमाम सारे लोग बैठे हैं, शराब के शौकीन छुप छुप के मांगते हैं, पैर पकड़ के मांगते हैं, तमाकू खिला दो, नहीं शराब मिल रही है। बड़ी मुसीबत आ गई थी, बहुत बड़ी राहत दी सरकार ने, इसके पीछे और भी चीजें हैं। देखिए, ना करो सवाल तुम इस बोतल से साहिब, ये तो सबके गमों को दूर करती है और सब पीते हैं इसको शौक से यहाँ पर, ये कहाँ किसी को मजबूर करती है। वाह वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस इनपुट को बांटने के लिए। मैं सीधे हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। आज ब्रेक का भी समय हमारे पास नहीं है क्योंकि डिबेट बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, तो ब्रेक से कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए हम इस डिबेट को अब आगे भी कंटिन्यू करते हैं। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या सरकार शराब बेचने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, या फिर इसी तरह का मजमा और तमाशा डेली लगेगा और हम लोग देखते रहेंगे, बाकी 23 करोड़ लोग बेचारे लॉकडाउन में रहेंगे? हरीश जी, ओके, हरीश जी तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। यही सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत जी से भी करता हूं कि क्या आपको लगता नहीं कि सरकारों को अब विचार करना चाहिए अपने निर्णयों पे? कट गया, फोन ही कट। ऑल राइट, उनसे भी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन उस पार हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और डिबेट में लौट कर आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। शराब बिक्री के इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश में आज इस तरह की अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया कि शायद वो दृश्य देखकर आप सब विचलित हो जाएंगे कि क्या कुछ आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर इस तरह के निर्णयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जितनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हो रहा है, सरकारों ने उसकी कोई ठोस पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और सुरेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं, वो हमें बताएंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। गो अहेड सुरेंद्र जी।
देखिए, दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। शराब पर बहुत बात हो गई। मैं आपको बताऊं ब्रजेश भाई, ये जो मजदूरों का जो निर्णय है ना माइग्रेशन का, जिस वक्त मजदूरों को आपको रोकना भेजना था तब तो आपने रोका, और जब आपको रोकना है तब आप भेज रहे हैं। आज एक तरफ तो कारखाने चलाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कारखाने चलाने की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये क्यों उनको भेजना क्यों चाहते हैं? बगैर मजदूरों के कारखाने चलेंगे कैसे, ये भी जरा आप बता दीजिए। तो हमारा स्पष्ट मानना है आज की डेट में कि सरकार मजदूरों के मामले में, माइग्रेशन के मामले में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है, और ये असफलता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, अपनी सरकार के सर पर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, और अब उद्योग धंधों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई राहत जरूर देनी पड़ेगी। असमंजस जितने भी पॉलिसीज आ रही हैं, जितने भी डायरेक्शंस आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, सब में असमंजस। आप तय ही नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली में करना क्या है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक बड़ी समस्या है, संख्या बड़ी है। जो कामगार या मजदूर जो बाहर फंसे हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, और उनको लाने के लिए ये आरोप लगा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके आने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करना, उनकी जांच की व्यवस्था करना, ताकि किसी को किसी तरह से संक्रमण का खतरा न रहे और वो संक्रमण कहीं बाहर स्प्रेड न हो। तो ये जो भारत सरकार ने जिसलिए ट्रेन की व्यवस्था की कि ताकि उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं केवल ये समझना चाहता हूँ, निर्णयों को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? बस एक ही विषय, और उसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे कितना बड़ा पड़ रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय हरीश जी पूरे समाज को, पूरे देश को प्रभावित करता है। मजदूरों के मामले में हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पवन जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जिस लेवल की समस्या है जी, जिस लेवल की यह समस्या है और जितने बड़े स्केल पे समस्या है, उसमें कोई होगा उसको निर्णय लेने में बहुत सोचना समझना पड़ता है। सूर्य प्रताप सिंह जी, जो आपके व्हाई सो मच कंफ्यूजन को लेकर एक नोटिफिकेशन आता है, उसके पीछे से 100 क्लैरिफिकेशन आते हैं, 100 क्लैरिफिकेशन के बाद होम सेक्रेटरी की फिर चिट्ठी आती है, फिर उसके बाद राज्य कुछ और करते हैं। इतना कंफ्यूजन है कि आज आप भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या करना है। और एक एडिटर होने के नाते मैं भी इतना दिन भर पढ़ता रहता हूँ सूर्यकांत जी, फिर भी मैं भी नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, कब कौन सी चीज बंद होगी, कौन सी चीज खुलेगी। इतना असमंजस कंफ्यूजन क्यों भाई? एक लाइन की बात है। ओके, सूर्य प्रताप सिंह जी गो अहेड। हरीश जी प्लीज वेट, हरीश जी प्लीज वेट। सूर्य प्रताप जी गो अहेड। देखिए, ज्यादा मेरा अनुभव रहा है प्रशासनिक अनुभव, मैं बता सकता हूं कि जब सरकार पैनिक मोड में होती है तो वो जो भी सजेशन लोग देते हैं, इधर का सजेशन आया उधर का सजेशन आया, कई बार आदेश पे आदेश और एक काउंटर ऑर्डर्स, फिर एडिशनल ऑर्डर्स, फिर उसका संशोधन, ये जारी होता रहता है। मुझे लगता है कि मतलब इतना कंफ्यूज कर दो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। हाँ, इतनी बड़ी विपदा है इसमें। मुझे सर ये स्टाइल कैसे सिखाया जाता है? आप लोग किसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? आई एम सॉरी, मतलब बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। नहीं, बुरा मानने की बात ही नहीं है, ये तो मतलब ये टेक्निक कैसे आप लोग सीखते हैं कि इतना कंफ्यूज कर देते हैं? प्रदेश सरकार एक आदेश जारी करती है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन एक के बाद एक जारी हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है जी। तो मैं यही कह सकता हूँ, ये सरकार, दोनों सरकारें पैनिक मोड में। एक यह पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जी, जो आपने माइग्रेंट लेबर की बात की, आज ही ये सूचना प्राप्त हुई है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश सरकार को लिखा है कि 30 लाख आपके लेबर महाराष्ट्र में हैं, आप इनको ले जाइए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है किसके लिए? कहाँ क्वारंटाइन करेंगे, कहाँ रखेंगे 30 लाख लेबर को, किस ट्रेन से लाएंगे, किस बस से लाएंगे उनको, और वहां पर सारी फैक्ट्रियां तो फिर चल नहीं पाएंगी। वो लेबर कैसे, रिवर्स माइग्रेशन कैसे होगा, कौन लेके जाएगा? मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेंगे 30 लाख लेबर की। खाली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात नहीं हो रही जी। अभी 5 लाख 4 लाख की बात हो रही थी जी। पवन कुमार जी कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कुछ मेंशन करना चाह रहे थे मजदूरों के विषय पर। यस पवन जी गो अहेड। जी जी जी, मैं एक बात जो बोलना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं सरकारों में कन्फ्यूजन क्यों है, एक के बाद दूसरा ऑर्डर, दूसरे के बाद तीसरा क्लैरिफिकेशन। वास्तव में
ये जो मजदूर संगठन है, प्रदेश में हो केंद्र में हो, सामाजिक संगठन है जिनका कोई समाज में प्रभाव है, ऐसे सब संगठनों को निर्णयों में शामिल नहीं करते। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे, सुरेंद्र जी बुरा मानेंगे मेरी बात का, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को सर्वज्ञ मान करके एक के बाद एक निर्णय सरकारों से करवाते रहते हैं। अगर सरकारें अगर सामाजिक संगठनों को, मजदूर संगठनों को बड़े पैमाने पर भागीदार बनाए, अभी जैसे हमने एक विषय कहा, सरकार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा जिसको वापस जाना है। अरे सर, किस बात पे आप लोग इतना बड़ा मजदूर संघ चलाते हैं? डीएम जब मजदूरों पर इतनी बड़ी विपदा आई है तब मजदूर संघ ने क्या किया? सर, आप लोगों ने क्या किया? कौन सी आवाज उठाई? किस मजदूर के लिए बोले आप? किस बात का आपका मजदूर संघ है? क्या किया आपने? किन सरकारों के सामने आपने एजिटेशन किया? कभी बोले आप दो शब्द बोल पाए कभी मजदूरों के लिए? आपसे एक बोल नहीं फूटता उनके लिए। आप सरकारों की स्पष्ट आलोचना करने से बचते हैं। आपने क्या बोला? आपने खुद कहा कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा महापलायन नहीं देखा, और आप सरकार से सवाल करने के बजाय कह रहे हैं कि अफसर करा दिए और हमको शामिल नहीं किया निर्णय में। अरे आप पूछिए, आपका संघ बना ही इसीलिए है। किस बात का मजदूर संघ है आपका? बंद कर दीजिए अपना मजदूर संघ, बंद करिए अपना मजदूर। अरे आप सुनेंगे आप तो मजदूर की आवाज नहीं है। सुनेंगे तो बोलूंगा ना भाई। क्या सुन तो रहा हूँ। ब्रजेश जी, आप केवल सवाल कर रहे, सुन नहीं रहे। समस्या ये आपकी। मेरी समस्या नहीं है। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं, चला रहे हैं, समस्या आप लोग की बोलना है। नहीं आता। आप मजदूरों की आवाज नहीं है। अरे साहब, आप शासन सरकार की कठपुतली बने हैं। अरे हमारे इतना बड़ा महापलायन हुआ, दो शब्द नहीं फूटे आपसे कि आप सरकार से आंख में आंख मिलाकर पूछते। अरे भाई सुनेंगे तो बताऊंगा ना। करोड़ों मजदूर कहां गए? पूछा आपने एक बार? आप सुनेंगे ही कुछ नहीं। अरे भैया, एक तरफा डिबेट मत चलाओ। क्यों न चलाएं? एक तरफा क्यों न चलाएं? पूछेंगे आपसे, प्लीज। मजदूरों की तकलीफ पूछेंगे आपसे। आप मैं सब सरू। अरे भैया सुन, नहीं पूछिए ना। अरे सुनिए तो, पूछने का मतलब सुनना भी होता है। आपने सवाल पूछा, आप सुनेंगे ही नहीं। आप बोले जाएंगे, तो उसका क्या मतलब है? आप सुनेंगे तो हम कुछ बोलेंगे ना आपसे। आप सुनना ही नहीं चाहते। आप भी इन प्रशासनिक अधिकारियों की तरह सर्वज्ञ नहीं। अब आप इतनी देर से टाइम दिया ना, अब भाषण ही देंगे आप, बोलेंगे सवाल सरकार क्या मजदूरों के लिए किया आपने? सुनिए भाई। तो क्या सुना तो रहे हैं, बोलिए आप। भाषण नहीं दे रहा हूं, सुनिए। हमने जो सरकार के सामने अरे सुनो भाई, सरकार के सामने जो सवाल खड़े किए, उसके परिणाम स्वरूप हम सरकार को बाध्य करके 1,70,000 करोड़ का जो मजदूरों को पैकेज दिलवाया, वो भारतीय मजदूर संघ 1,70,000 करोड़ किसको मिल गया? कौन सा पैकेज रुपया वसूल लिया गया? कैसी बातें करते हो? आपकी वजह से ये बंद कर दीजिए भारतीय मजदूर संघ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप मजदूरों की आवाज नहीं हो सकते। आप मजदूरों की आवाज नहीं हो सकते। आप मजदूरों की आवाज नहीं हो सकते। अरे आप जो है ना, आप मजदूरों के लिए एक शब्द नहीं बोला। किसी को पूरे 2 बार मैंने टाइम दिया, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि ये करोड़ों मजदूरों का क्या हुआ। किस बात का ये संघ है? डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपको डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। आप मुझे बताइए सर कि जिस हिसाब से पूरे देश भर में और दुनिया भर में, डॉक्टर सूर्यकांत, अभी मैंने आज रशिया का डेटा देख रहा था, 1.5 लाख के ऊपर हो गए। ऐसे थोड़ी रशिया में अचानक से कोरोना का विस्फोट हुआ कैसा? अरे सबको पता है भारतीय मजदूर संघ क्या कर रहा है, वो आपके शब्दों से झलक रहा है। सवाल से, सरकार से सवाल करने में आपके मुंह में टेप लग जाता है। 2 सवाल नहीं कर पाते सवाल से। लाखों करोड़ों मजदूर बर्बाद हो गए, 2 शब्द मुंह से नहीं फूटे। आप ही सर्वज्ञ मजदूर संघ बनाए घूम रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। यस, डॉक्टर सूर्यकांत गो अहेड प्लीज। ओके, हम लोगों ने क्या, अरे जवाब किसका देंगे? डॉक्टर सूर्यकांत गो अहेड प्लीज। जवाब देंगे। ओके, यू गो अहेड सर। किसी को ये कोई तरीका नहीं, ये भाषण नहीं चलेगा। बोले आप डॉक्टर सूर्यकांत। ऑल राइट पवन कुमार जी, मुझे पता है भारतीय मजदूर संघ क्या कर रहा है, प्लीज। ऑल राइट, ओके ओके ओके। डॉक्टर सूर्यकांत, देखिए ब्रजेश जी, ये तीसरा चरण चल रहा है लॉकडाउन का, और शांति रखिए, मुझे पता है। ये तीसरा चरण, मजदूर से उसकी तकलीफ पूछने नहीं गए और बता रहे हैं भारतीय मजदूर संघ। ब्रजेश जी, ये तीसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है। ओके पवन जी, और ये अंतिम चरण भी लॉकडाउन का हो सकता है। ओके, ये सबसे प्रेसियस लॉकडाउन का चरण है। बोले जा रहे, अगर 2 चरणों में हमारी उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी अपेक्षित थी, तो तीसरी चरण में भी यही रिपीट हुआ तो भयानक विस्फोट होगा। जैसे आप रशिया का उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, यूरोप का उदाहरण दे रहे हैं। अगर इस तीसरे चरण में उस तरह के अपेक्षित परिणाम नहीं आए जो लॉकडाउन का पर्पज होता है, तो बहुत भयानक विस्फोट के मुहाने पर हमारा देश बैठा हुआ है। ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात हम आपको बता दें कि इसमें
एक छोटी सी गलती भी एक ब्लंडर कहलाएगी, महाभूल कहलाएगी, हिमालयन ब्लंडर रादर कहलाएगी। और ये बात मैं सुरेंद्र राजपूत की बात से सहमत हूं कि मजदूर संगठन हो चाहे जो हो, किसी के माध्यम से हो, ये बात ये सत्य हो जानी चाहिए थी कि वास्तव में तो अब मजदूरों का समय वापस वहीं रहने का था। ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है 14 दिन बाद? क्या आप अभी एक्चुअली सूर्य प्रताप सिंह इज राइट, ये आप पैनिक मोड है जी, पैनिक मोड में डिसीजन हो रहा, बिल्कुल सही है कन्हैया जी। और मैं कल भी दुकान खोलोगे दोस्त? भाई साहब अगर सरकार कहेगी तो जरूर खोलेंगे हम, क्योंकि वहाँ पैसा लगा हुआ है। बेचो 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 बेचो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे और कृपया अगर आप शराब खरीदने जा रहे हैं तो नियमों का पालन करें। शराब अगर आपके लिए ज़रूरी है तो ये समझिए कि कोरोना से लड़ना भी जिम्मेदारी आपकी है। सरकारें नहीं लड़ सकती कोरोना से, लेकिन हम और आप लड़ सकते हैं, बजाय कि हम आप संयम दिखाएं, थोड़ा धैर्य दिखाएं और कोरोना से लड़ाई में एक दूसरे का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।